हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वर्क पावर एनर्जी पर प्रॉब्लम कराएंगे और इसके साथ साथ सर्कुलर मोशन में जो स्ट्रिंग का सिलेक्ट होना भी बताएंगे कि एक्चुअल में एक बात और बतानी थी कि जैसे स्ट्रिंग और रॉड में क्या फर्क है। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से अपन किसी बॉडी को मतलब पुल ही करेंगे, पुश नहीं करेंगे। कभी आपने नहीं सुना होगा कि रस्सी लाओ इसको धक्का मारना है। और रॉड जो है, रॉड दोनों चीज बियर कर लेती है, पुश भी और पुल भी। लेकिन स्ट्रिंग केवल क्या बियर कर सकती है, मतलब जो है किसी चीज को पुल करती है, पुश करने पर वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो एक सिलेक्टिंग का कंसेप्ट भी इसके साथ बताएंगे। तो अपन ये बताने जा रहे हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है किसी कंजर्वेटिव फोर्स का अगेंस्ट में किया गया जो वर्क होता है उस वर्क की नेगेटिव होती है। जैसे आप जो है कोई बॉडी ली और आप छत पर रखे, तो ग्रेविटी ने ऊपर उठाने में ग्रेविटी ने नेगेटिव कर रहा है, क्यों? ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ये हमेशा याद रखिए कि डेल्टा यू बराबर माइनस वर्क डन भाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ने, ग्रेविटी ने, स्प्रिंग ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो भी वर्क करा है उसका नेगेटिव होती है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो अब हम इसको W बराबर डेल्टा के में कैसे अप्लाई करें? तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ग्रेविटी है और कहीं आर रेडियस, आर से आर डिस्टेंस से, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से कोई पार्टिकल गिर करके यहाँ पर आ जाए और अपने को ये पता लगानी हो कि यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस केस में अपन क्या काम करें कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख लें और यहाँ की लिख लें। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर लें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज कैलकुलेट करेंगे तो उसका नेगेटिव कर दें, तो वो हो जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, और उसको बराबर कर दें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से अब प्रश्न उठता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की ये अपन ने क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये जो है यहाँ पर कैलकुलेट अपन ने कर रखा है, तो जो बार बार अपने को इंटीग्रेशन ना करना पड़े, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो बार बार अपने को इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी है, और इसकी भी विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी लिख लें। तो हम किसी भी रेफरेंस लेवल से के रेस्पेक्ट में जब लिखते हैं और जब डिफरेंस लाते हैं तो रेफरेंस लेवल कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि हम किसी की जो कंपैरिजन मानो इससे करें यहाँ कि भाई ये पॉइंट जो है 10 मीटर है और ये पॉइंट 20 मीटर है। अब हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये जो है क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, मतलब रेफरेंस फ्रेम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमने ऐसे केसेस में रेफरेंस पोजीशन इनफाइनाइट मान रखी। तो अब आता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस GMM बाई आर। अब कोई पूछे आपसे कि ये चीज क्या है माइनस GMM बाई आर, एक्चुअल में जो ग्रेविटी ने GMM बाई 2r है, क्योंकि यहां से दूरी 2r है। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटी ने इन्फिनिटी से लेके यहां तक उस पार्टिकल, स्मॉल m मास पार्टिकल पर जो वर्क करा होगा वो GMM अपॉन 2r पॉजिटिव करा होगा। फिर आप पूछोगे ये कैसे पता लगता है कि ये पॉजिटिव करा या नेगेटिव करा, ये हमको कैसे पता लगे? अरे इसमें कुछ भी नहीं है भैया, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स यूं लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। और यहां तक इन्फिनिटी से लेके यहां तक जो वर्क डन है वो GMM बाई आर होगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो वहां पर डिस्टेंस नापे गए फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये यहां से यहां तक सरफेस तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर है। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके यहां तक प्लस GMM बाई आर है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाई आर है। तो अगर हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ की माइनस कर दें तो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और उसका नेगेटिव कर दें तो वो वर्क डन आ जाएगा, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दें। तो ये आप कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस करो, देन फिर माइनस करो, क्योंकि वर्क डन होता है माइनस डेल्टा यू वर्क डन। तो जो डेल्टा यू आ गए उसका नेगेटिव कर दो तो वो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन को लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आ जाएगी। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो आप समझ गए हो कि ये एक्चुअल में कैलकुलेशन करके रखिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो GMM बाई x स्क्वायर होता है और वो वेरिएबल है, तो इंटू dx करके और इंटीग्रेशन करके इन्फिनिटी से वहां तक लाने में वर्क डन आता है।
जाता है और वर्क डन का फिर नेगेटिव कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब अपने ये है नेक्स्ट ये देखिए कि ये एल नंबर है और ये यहां पर पिविटेड है और ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग। तो आप जो है इसको एक सर्टेन स्पीड दी, अगर वो स्पीड आपने इस तरह से दी कि ये जस्ट ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचता है तो ये कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सिलेक्ट अगर इसको करना है तो इस पोजीशन से आगे करेगी, क्योंकि अगर यहां पर इसकी स्पीड जीरो भी हो जाती है, एक बार जीरो हो जाती है तो फिर ये वापस आ जाएगी इस तरह से, क्योंकि स्ट्रिंग जो है किसी पार्टिकल को पुश तो कर सकती है, पुल नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर क्यों चांस है कि ये जो थ्रेड है सिलेक्ट हो सकता है। ये कम स्पीड है तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट और mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर क्या चीज है, आप पूछोगे mv² अपॉन आर क्या है, क्योंकि फोर्स बराबर ma होता है और सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल वो v² अपॉन आर होता है। तो जहां पर भी ग्रेविटेशनल जो है mg का जो कंपोनेंट है वो mv² अपॉन आर के जहां पर भी बराबर हो जाएगा वहां पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये mv² अपॉन आर ज्यादा है और mg का कंपोनेंट कम है तब ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो आप बोलोगे तब सिलेक्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि टेंशन यूं तो हो सकता है ये वो नहीं कर सकती, क्या पुल नहीं कर सकती अगर कम रहेगा। खैर अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। हमने यहां पर स्पीड दी v बराबर √2gl, इस स्पीड पर ये यहां पर आके इसकी जीरो हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। देख लीजिए आप कैसे जीरो होगी कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी है और यहां से यहां तक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी है। अपन ये तो पढ़ाना चाह रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो यहां से यहां तक होगा वो -mgl होगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो -12mv²। अपन जानना चाहते हैं कि यहीं तक पहुंची है तब स्पीड क्या होगी, तो मैंने रिजल्ट आपको पहले से बता दिया कि स्पीड ये है। मतलब क्वेश्चन क्या था अपने को ये समझना होगा, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर क्या स्पीड दे कि वो जस्ट यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचे, हॉरिजॉन्टल तक पोजीशन पहुंचे मतलब यहाँ पर आके तो उसकी स्पीड जीरो हो जाए, स्पीड जीरो हो जाए मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 - ½ mv²। और ये ग्रेविटी का वर्क जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है और उसका जो मोशन है वो अपवर्ड है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिख दिया। तो लिखने से ये v का मान आ गया √2gl। अब कोई कहता है कि ये जो है अगर हमने स्पीड √2gl ना दे करके हम क्या स्पीड दे कि ये सर्किल कंप्लीट करे। अब ये थ्रेड है, अगर रॉड होती तो हम मिनिमम क्या स्पीड दें कि सर्किल कंप्लीट करे। अगर ये रॉड होती तो रॉड में दोनों क्वालिटी है, पुश एंड पुल। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो ये पार्टिकल इसके ऊपर गिरना चाह रहा है तो रॉड उसको धक्का दे देगी, पुश कर देगी रॉड। तो हम क्या स्पीड देंगे सर्किल कंप्लीट करें, तो यहां पर स्पीड 0 ले लो, तो यहां पर स्पीड जब 0 लोगे और यहां पर v क्या हो कि यहां पर आके 0 हो जाए, तो ये सिंपल है, क्योंकि आप वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे -2 - mg × 2l, ये समझो क्योंकि ये 2l हो जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 - ½ mv²। तो ये v का मान आ जाएगा √4gl आ जाएगा अगर ये रॉड हो। अब किसी ने कहा कि नहीं रॉड नहीं है, थ्रेड है, तो थ्रेड है
तो जस्ट यहां पर आके सेलेक्ट हो पार्टिकल, जस्ट तो वो सर्किल मतलब उससे जरा सी स्पीड ज्यादा हो तो इसको कंप्लीट करके फिर इस साइड में आ जाएगी। थोड़ी सी भी स्पीड होगी तो जस्ट ये, तो जस्ट मान लो कि जस्ट यहां पर आके उसकी स्पीड इतनी रह जाए कि जो ग्रेविटी है उसको mv स्क्वायर, मतलब यहां पर टेंशन लेस हो जाए, तो यहां पर टेंशन लेस हो जाए तो mg ही उसको mv स्क्वायर अपॉन l प्रोवाइड कर दे। तब यहां पर आपको स्पीड चाहिएगी, इसको दोबारा बनाते हैं अपन। अपना क्वेश्चन समझो क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम क्या स्पीड हो कि सर्किल कंप्लीट हो। तो इस पर एक कंसेप्ट लगेगा सिलेक्टिंग का कंसेप्ट। तो यहां पर स्पीड हो कि यहां पर जो ग्रेविटी है ना वही इसको प्रोवाइड कर दे mv, मतलब mv स्क्वायर अपॉन l। तो यहां पर v का मान अंडर रूट l थी। अब यहां क्या स्पीड दें, इसका नाम आप u रखें कि सर्किल कंप्लीट हो। दिस इज सेंटर, यहां पिवटेड है, ये मास है, स्टोन मान लो, कोई भी चीज मान लो, वो जो है वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या मिनिमम स्पीड है, सर्किल कंप्लीट हो। दिस इज l और ये भी l। तो यहां स्पीड ये चाहिए कि सेलेक्ट, अगर जस्ट यहां के सेलेक्ट हुई है तो उससे पहले तो हुई ही नहीं है सेलेक्ट। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे पता लगता है कि उससे पहले नहीं हुई। अरे भैया उससे पहले mg का कम, यहाँ तो फुल mg है और वहां उससे पहले mg का कंपोनेंट है, mg का कंपोनेंट है, और जो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा होने पर उसको अंडर टेंशन रखेगी, और जो सिलेक्टिंग का काम करेगा वो ग्रेविटी करेगी। तो यहां तो ग्रेविटी है पूरी फुल, और दूसरी जगह ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा और स्पीड का मान ज्यादा होगा। तो स्पीड का मान ज्यादा होने से वो अंडर टेंशन रहेगी। तो उसको अपन बोलते हैं कि जैसे कोई उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियली नहीं होता, ये सूडो फोर्स है, पर लेकिन इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन एक मान लेते हैं कि जैसे वो सूडो फोर्स है बाहर, वो भी सिखा देंगे आपको क्या होता है। तो पहले आप यहाँ आइए कि यहाँ पर जो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया माइनस mg इंटू 2l। ये v नोन है अपने को, क्योंकि जस्ट सेलेक्ट हुई तो v स्क्वायर का मान है, v स्क्वायर का मान है gl। ये यहां पर आप पुट कर दीजिए, पुट करने पर u स्क्वायर आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने पर u का मान, u स्क्वायर का मान आ जाएगा 5gl, मतलब u का मान आ जाएगा अंडर रूट 5gl। अब इसमें एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर स्पीड, तीन केस बताएंगे आपको कि अगर स्पीड बिटवीन 0 टू अंडर रूट 2gl है तो पार्टिकल यहीं तक नहीं पहुंचेगा, और इस रीजन में स्ट्रिंग सेलेक्ट करती नहीं है इस रीजन में। तो अगर अंडर रूट 2gl से कम स्पीड दी है तो स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं करेगी, और वो हॉरिजॉन्टल, अंडर रूट 2gl होगी तो हॉरिजॉन्टल तक पहुंचेगी, अगर उससे कम होगी तो जहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी वहां से वापस आ जाएगी। अगर स्पीड अंडर रूट 2gl से ज्यादा और अंडर रूट 5gl से कम है तो स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगी, और सेलेक्ट करने के बाद फिर ये पैराबोला में चलेगी। कब सेलेक्ट करेगी? व्हेन द स्पीड इज बिटवीन अंडर रूट 2gl एंड अंडर रूट 5gl, मोर देन अंडर रूट 2gl एंड लेस देन अंडर रूट 5gl। अगर अंडर रूट 5gl से ज्यादा है तो सर्किल हमेशा कंप्लीट करेगी। तो कभी आपने देखा होगा कि एक बाल्टी में दूध भर लिया और उसको एक रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांध के बाल्टी को अपने वर्टिकल सर्किल में तेज घुमाया तो दूध नहीं छलकता। अगर आप धीरे चलाओगे तो फिर वो उसको जो उसका बाल्टी का जो बॉटम है उसको नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ जो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फिर सूडो फोर्स कम हो जाएगा और दूध छलक जाएगा। तो वो स्पीड अपने को इतनी रखनी पड़ती है बॉटम पर, मिनिमम अंडर रूट 5gl। इससे ज्यादा रखते हैं तो फिर ये सर्किल कंप्लीट करते हैं।
अब W बराबर डेल्टा के पर अब अभी दो चार प्रॉब्लम और लेते हैं कि जैसे आप ये समझिए कि ये स्ट्रिंग है और मास है और ये कोई रॉड है जो फिक्स है। इस रॉड पर ये रिंग जो है जो पिरोई हुई है और इसको यहाँ से जो इसमें स्प्रिंग फोर्स है उसका इधर एक कंपोनेंट आ रहा है इस पर, उस कंपोनेंट के कारण ये मोशन में आ जाएगी और मोशन में आने पर इसके इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट लगता रहेगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी और इस पर जो है एक पॉजिटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी यहां तक और यहां के बाद ड्यू टू इनर्शिया जैसे ही ये रिंग इस पोजीशन को क्रॉस करेगी तो ये जो यहां पर कहीं पर भी होगी तो तब स्प्रिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस साइड में आएगा। उस समय फोर्स का कंपोनेंट रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। मैं बार बार इसके द्वारा यही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन नेगेटिव कब होता है। तो इसके देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप खुद ये देख लो कि आपको क्या लग रहा है कि उस फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो आप खुद ही समझ जाओ कि वर्क डन पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि नहीं मैग्नीट्यूड कम होगी तो नेगेटिव है। दूसरा तरीका आपको ये दिखेगा कि फोर्स का जो कंपोनेंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा और फोर्स का कंपोनेंट लेने पड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कोई वर्क नहीं करता परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करता है? या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क करेगा और उसी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो ये थी जो h है और ये 37 डिग्री एंगल था। तो इसकी स्पीड इस प्रॉब्लम में ये पूछा गया कि इसकी स्पीड मैक्सिमम क्या होगी। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि यहां पर 0 है और यहां से यहां तक इंक्रीज होगी। यहां के बाद इसकी नेगेटिव वर्क होने लगेगा तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी। तो इस पोजीशन तक आने में जो वर्क हुआ है उसको लिख दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू की तो काइनेटिक एनर्जी 0 पता है और यहां पर आके बोलो कि v हो गई तो जब v हो गई तो हाफ एम v स्क्वायर माइनस 0 बराबर वर्क डन बाई स्प्रिंग। डेल्टा के गलत लिख दिया, डेल्टा के तो वो था। तो वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है। अब आप पूछोगे वर्क डन बाई स्प्रिंग कैसे निकालें? तो हमने क्या काम करा है कि कुछ फोर्सेज जो वेरिएबल हैं उनके वर्क डन के फार्मूले डायरेक्ट याद रहते हैं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स kx होता है तो kx dx का इंटीग्रेशन kx स्क्वायर बाई 2 हो जाता है फ्रॉम 0 to x। तो इसके वर्क डन का डायरेक्ट फार्मूला लिख दो। तो यहां पर ये h है और ये 37 डिग्री है तो 37 डिग्री है। तो अब आप देख लो कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो h अपॉन और इसकी लंबाई l मान लो तो h अपॉन l इज इक्वल टू cos 37 होता है 4/5। ठीक है, क्या होता है 4/5 होता है। तो l बराबर आ गई 5 h अपॉन 4। तो x क्या आ गया? चेंज इन लेंथ क्या होगी यहां से यहां तक? x होगा 5h/4 माइनस h बराबर h/4। तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग क्या हो? हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने x कैलकुलेट कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब h/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये भी मैक्सिमम आ गई। अब नेक्स्ट इसको मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व हो ही जाना है। अब ये जो है ऐसा है, देखो आप
एक कोई ये स्प्रिंग है, समझना, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के वाली प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं। स्प्रिंग को पहले इसको, इसमें स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, इसका के कांस्टेंट है, एम इसका मास है, ऐसे सस्पेंडेड है। तो अपन ने यहां पर जो है, जब ये नेचुरल लेंथ में थी, ध्यान से सुनना है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात है? हाँ, तो इसको अपन ने ये मास बांध दिया, तो ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। इसमें जनरली जवाब दे देते हैं कि के एक्स बराबर एम, और एक्स का जवाब दे देते हैं एम जी बाई के। क्या दे देते हैं, एक्स बराबर एम जी बाई के, जो कि आंसर गलत है। तो आपको कि तो सही होना चाहिए, एफ बराबर के एक्स है और के एक्स और एम जी। अरे भाई ये बात गलत है। क्यों गलत है, सुन। अभी ये अनस्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स 0 है, पर तो एम जी का मान 0 से ज्यादा है, मतलब ये तो 0 है एम जी। तो ये पहले अपनी जब तक एम जी बराबर के एक्स नहीं हो जाता, तब तक नेट फोर्स इस पे कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो इसमें यहां तक काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। उस बैलेंस पोजीशन जहां पर एम जी बराबर के एक्स होगा, वहां तक तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, तो फिर अब इस पोजीशन के बाद के एक्स ज्यादा होगा एम जी से, तो फिर इस पर नेगेटिव वर्क होने लगेगा। तो जब तक ये दोबारा स्पीड 0 जहां तक होगी, तो वो पोजीशन की पूछिए हमने, तो आप कहोगे वो पोजीशन कैसे ज्ञात होगी, तो यहां पर लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप कहोगे 0 है। जब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया तब क्या है, तो आप कहोगे 0 है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, तो आप कहोगे 0 है। तो बोलो हुआ क्या, हुआ ये कि स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन हुआ नेगेटिव, कि यहां से यहां तक थ्रू आउट नेगेटिव वर्क था स्प्रिंग के द्वारा। फिर आप कहोगे पहचान, अरे साफ पहचान है, पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगातार ऊपर है, तो स्प्रिंग के द्वारा नेट वर्क डन जो है नेगेटिव है, तो वो स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर एम जी एक्स। ये ग्रेविटी के द्वारा, मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है, तो नेट वर्क डन बराबर 0 लिख दो बस, क्योंकि 0 माइनस 0 बराबर 0। बोलो समझ में आया क्या, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो इसमें एक्स के 2 मान आते हैं, एक्स को कॉमन ले लो, तो माइनस हाफ के प्लस एम जी बराबर 0, या हाफ के एक्स, तो या तो एक्स 0 है या एक्स 2 mg बाई के। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों ही आंसर सही है। पूछा मैक्सिमम है तो आंसर ये देना है, तो फिर आप कहोगे इस आंसर का क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्स बराबर 0। अरे ये भी तो सही है, जब तक बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं। एक तो ये है कि ये जो है यहां से यहां तक बच्चे की स्पीड बढ़ती चली गई, मतलब सीखता चला गया, उसको नॉलेज होती चली गई, फिर एज बढ़ती चली गई, तो उसके बाद वो भूलता चला गया। तो यहाँ पर नॉलेज क्या थी, जब स्टूडेंट पैदा हुए नॉलेज 0 थी, बाद में भी क्या है 0 है। तो यहाँ पर मतलब नॉलेज आई और नॉलेज गई। तो ये वो जवाब है कि जब शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 ही तो था, क्योंकि शुरू वाली में से शुरू वाली माइनस कर रहे हैं, तो 0 है। और ये वो वाला केस है कि 0 से काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई और खत्म भी हुई। तो बस, तो ये आंसर ये है मैक्सिमम एक्सटेंशन। फिर आप पूछना चाहोगे कि x बराबर एम जी बाई के, ये किस बात का आंसर, ये किस बात के लिए आंसर देना पड़ेगा। और इसका भी जवाब है क्या, कि पहले स्प्रिंग को खींच लो, कितना, एम जी बाई के तक, तब उस मास को बांध दो, मतलब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बांध दो, तो फिर एम जी नीचे लगेगा। के एक्स बराबर तुमने एम जी इतना खींची रखा है कि के एक्स बराबर एम जी, मतलब कितना खींच रखा है कि एक्स बराबर एम जी बाई के, इतना खींच रखा है, तो फिर बैलेंस रहेगा। ये बैलेंस वाला सवाल नहीं था। तो वो सवाल क्या था, इतनी देर में बच्चा ये भी भूल जाता है कि सवाल क्या था। तो सवाल ये था कि नेचुरल लेंथ में इसको बांध के छोड़ दिया गया, इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला जवाब ये है कि पहले खींचो इक्विलिब्रियम तक, तब बांधो, तब ये होगा एक्स बराबर एम जी बाई। ठीक है, सफिशिएंट हो गया। आज क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले टर्न पर सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में बताऊंगा
कि वो सेंटर ऑफ मास की क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ वो अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसमें बच्चे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं कि अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर भी सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, वो बहुत बड़ी उनकी मिस्टेक है। तो फिर क्या कोई पर्ची निकाल के तो देखा नहीं गया होगा कि कहाँ पर अप्लाई करेंगे कहाँ नहीं। तो ये सारे कंसेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और फिर आप जो है इसको प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिससे कि आपको नई वीडियो मिलते रहे और फिजिक्स के कंसेप्ट बनते रहे। लेकिन एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुना इस बात को, कि फिजिक्स में प्रैक्टिस से ज्यादा कंसेप्ट की ज्यादा जरूरत है। एक बार कंसेप्ट बने आपको ये लगेगा कि पीसीएम में सबसे ज्यादा जो आसान सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट की मुझे अच्छी तरह पता है कि फिजिक्स एंड मैथ्स शुरू में बच्चा समझता है और मैथ्स तो बड़ा आसान है, उसे बाद में पता लगता है कि मैथ्स कितना हार्ड है। जब प्रॉब्लम ओलंपियाड और आईआईटी की एडवांस की होती है तब उसे पता लगता है कि ट्रिक याद होगी तभी होगी। लेकिन फिजिक्स में ऐसा होता ही नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हो ही जाना है। तो ये आप ध्यान रखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें।